इस आदमी के हाथ से अचानक पॉकेट वॉच फिसल जाती है। वह उसे समय रहते पकड़ लेता है, लेकिन लाइट फील्ड के बाहर निकला हुआ उसका हिस्सा तेजी से बूढ़ा होने लगता है। वॉच के अंदर लगी उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी उसकी आंखों के सामने ही सड़ने लगती है। फिर भी वह बिना हिचकिचाए टाइम मशीन का लेवर दबा देता है। अगले ही पल समय अविश्वसनीय रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है, जबकि डेविड खुद समय से बाहर रहकर यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने दिन और रात पल भर में गुजरने लगते हैं। मौसम बदलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी लैबोरेटरी भी एक कार फैक्ट्री में बदल जाती है। वह अपनी आंखों के सामने ऑटो इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ते हुए देखता है। दुकानों में रखी ड्रेसेस हर गुजरते दौर के साथ छोटी होती चली जाती हैं। दुनिया में एक के बाद एक ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी होने लगती हैं। एयरप्लेन्स भी हर जनरेशन के साथ पहले से ज्यादा आधुनिक होते जाते हैं। कुछ ही समय में सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियल एज से निकलकर सीधे 21वीं सदी में पहुंच जाती है। अब इंसान धरती छोड़कर सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने मून पर कॉलोनीज भी बना ली थी। ये सब देखने के बाद डेविड आखिरकार टाइम मशीन रोक देता है और समय आकर साल 2030 में रुक जाता है। अपने सामने फैले इस अजीब फ्यूचर सिटी को देखकर डेविड न तो डरता है और न ही घबराता है। वह 100 साल भविष्य में सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने आया था, एक ऐसा जवाब जो उसे अपने समय में कभी नहीं मिल सका। क्रिसमस का दिन था, साल 1895। आज डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी एक रॉबर अचानक उनकी इस खूबसूरत शाम के बीच आ जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए डेविड बिना एक पल गंवाए अपने सारे पैसे उसे दे देता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड चुपके से वह कीमती रिंग अपनी पीठ के पीछे छिपा लेती है। उसकी यही हरकत रॉबर को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान गलती से गन चल जाती है और गोली उसकी गर्लफ्रेंड को लग जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को बाहों में लेकर डेविड इस दर्दनाक सच्चाई को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाता। उस दिन के बाद अपने समय का सबसे महान साइंटिस्ट कहलाने वाला यह आदमी दिन रात खुद को अपनी लैब में बंद कर लेता है, क्योंकि अब उसका सिर्फ एक ही सपना था। वह ऐसा काम करना चाहता था जो आज तक किसी ने नहीं किया था, एक टाइम मशीन बनाना, ताकि वह अतीत में जाकर इतिहास बदल सके। अपने जुनून और असाधारण बुद्धिमानी के दम पर डेविड सिर्फ 4 सालों में सचमुच एक टाइम मशीन बना देता है। वह उसी रात वाले कपड़े पहनता है जिस दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। फिर मशीन का डायल उसी पल पर सेट करता है और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो साथ लेकर मशीन में बैठ जाता है। सब कुछ तैयार होने के बाद वह बिना एक पल गंवाए लीवर खींच देता है। अगले ही पल मशीन पूरी ताकत के साथ चलने लगती है। उसके अंदर लगे बारीक गियर्स पहले से भी तेज घूमने लगते हैं। फिर अचानक मशीन से एक तेज रोशनी निकलती है और हैरानी की बात यह थी कि घड़ी की सुइयां सचमुच उल्टी दिशा में घूमने लगती हैं। जब डेविड दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वह फिर से उसी रात पहुंच चुका होता है जिस रात वह अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने भावुक होकर उसे सीने से लगा लिया, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी बात वहां से सुरक्षित निकलना थी। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा, उसे लेकर एक गाड़ी तक गया और दोनों जल्दी से उसमें बैठ गए और दोनों शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ निकल जाते हैं। डेविड को लगता है कि अब वे दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जैसे ही वह फूल खरीदने के लिए उसे कुछ कदम दूर जाता है, उसी वक्त एक बेकाबू कैरेज फिर से उसकी दुनिया उजाड़ देती है। इस बार भी उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे इस बात ने तोड़ दिया कि वह जितनी भी बार अतीत में लौट कर गया, हर बार उसकी गर्लफ्रेंड किसी न किसी अलग हादसे में मर गई। तभी डेविड को आखिरकार समझ आ जाता है कि वह इतिहास को बदल ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद वह हार मानने को तैयार नहीं था। अगर अतीत में जाकर वह उसे नहीं बचा सकता तो वह भविष्य में जाकर इतिहास बदलने का कोई तरीका ढूंढेगा। यही सोचकर डेविड एक बार फिर टाइम मशीन में बैठ जाता है, लेकिन इस बार सफर पहले से बिल्कुल अलग था। मशीन के फोर्स फील्ड की सुरक्षा में वह सिर्फ एक खामोश दर्शक बन जाता है और अपनी आंखों के सामने पूरी सिविलाइजेशन को हैरान कर देने वाली रफ्तार से बदलते हुए देखता रहता है। आखिरकार वह साल 2030 में आकर रुक जाता है। डेविड टाइम ट्रैवल के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए एक म्यूजियम जाता है। वहां उसकी मुलाकात म्यूजियम के AI असिस्टेंट से होती है और यह जानकर डेविड बेहद खुश हो जाता है कि इस AI का डेटाबेस धरती पर मौजूद लगभग सारी जानकारी से जुड़ा हुआ है, यानी इंसानी इतिहास की शुरुआत से लेकर अब तक का हर ज्ञान इसके पास मौजूद था। डेविड तुरंत पूछता है, मेरा सवाल है, हम भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि भूतकाल में जाना नामुमकिन है। तब डेविड सोचता है कि शायद इस दौर की टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, इसलिए वह फिर से टाइम मशीन में बैठ जाता है। वह 100 साल आगे जाने वाला ही होता है। तभी अचानक मशीन जोर जोर से हिलने लगती है। वह घबरा जाता है और जल्दी से मशीन को साल 2037 पर रोक देता है और उसके सामने का नजारा देखकर डेविड पूरी तरह हैरान रह जाता है। सिर्फ 7 सालों में वह चमकता हुआ फ्यूचर सिटी खंडहरों में बदल चुकी थी। उसी समय वहां पेट्रोलिंग कर रहे कुछ ऑफिसर्स डेविड को देखकर उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। डेविड हैरान होकर खुद को छुड़ाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है और जो चीज वह देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। डेविड घबराकर पुलिस अधिकारी से पूछता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तब ऑफिसर बताता है कि मून कॉलोनी बनाने के लिए किए गए विस्फोटों ने चांद की कक्षा बिगाड़ दी और आखिरकार चांद टूटने लगा और जैसे ही चांद का गुरुत्वाकर्षण खत्म हुआ, धरती पर लगातार ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आने लगे। मौका देखकर डेविड वहां से भाग निकलता है और सीधे अपनी टाइम मशीन की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह लीवर खींचता है एक और भयंकर झटका आता है। डेविड अपना संतुलन खो देता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन उसके बेहोश होने के बाद भी टाइम मशीन पूरी रफ्तार से चलती रहती है। अब उसे नियंत्रित करने वाला वहां कोई नहीं था। समय अब रोशनी की रफ्तार से भी तेज आगे बढ़ने लगता है। पलक झपकते ही डेविड के चारों ओर की दुनिया एक उजड़े हुए अपोकलिप्स में बदल जाती है, लेकिन इसके बाद भी समय रुकता नहीं। सदियां गुजर जाती हैं, नदियां पहाड़ियों में बदल जाती हैं, पहाड़ समतल मैदान बन जाते हैं, फिर धरती एक बार फिर नए आइस एज में प्रवेश कर जाती है। इन तमाम बड़े बदलावों के बाद धरती पर एक बार फिर जीवन लौट आता है और पहले से कहीं ज्यादा आजाद होकर फैलने लगता है। पता नहीं कितना समय बीतने के बाद डेविड को थोड़ी देर के लिए होश आता है, लेकिन वह फिर से बेहोश होने लगता है। बेहोश होने से पहले वह अपनी बची हुई आखिरी ताकत से टाइम मशीन को बंद कर देता है। इसी के साथ समय आकर साल 8,02,701 में रुक जाता है। जब डेविड दोबारा होश में आता है तो वह खुद को एक अनजान कमरे में पाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है उसके सामने का नजारा देखकर वहीं ठिठक जाता है। वह एक ऊंची खड़ी चट्टान के किनारे खड़ा था। जहां तक उसकी नजर जाती है पूरी चट्टान अजीब सी लकड़ी की झोपड़ियों से ढकी हुई थी। लोग रस्सियों की सीढ़ियों और जिप लाइंस की मदद से ऊपर नीचे आ जा रहे थे। 8 लाख साल बाद इंसान सिर्फ जिंदा ही नहीं बचे थे, बल्कि उन्होंने फिर से एक आदिवासी सभ्यता बसाकर अपनी नई दुनिया बना ली थी। उसी समय एक आदिवासी लड़के की नजर डेविड पर पड़ती है और कुछ ही देर में आसपास के सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से डेविड उनकी एक भी बात समझ नहीं पाता। तभी मारा नाम की एक महिला उससे बात करती है। हैरानी की बात यह थी कि वह डेविड की भाषा समझ सकती थी। उसी ने डेविड की जान बचाई थी और उसे अपने कबीले में लेकर आई थी। वह डेविड से पूछती है, सच सच बताओ तुम कहां से आए हो? डेविड जवाब देता है, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो समय में यात्रा कर सकती है। मैं पास्ट से आया हूं। लेकिन डेविड की यह हैरान कर देने वाली कहानी किसी के भी गले नहीं उतरती, इसलिए मारा उसकी बात का अपने तरीके से अनुवाद करती है। वह गांव वालों से कहती है कि डेविड किसी दूसरे कबीले का आदमी है जिसे वहां से निकाल दिया गया था और भागते समय वह चट्टान से नीचे गिर पड़ा। यह सुनते ही गांव वालों का सारा शक दूर हो जाता है। रात होते ही चट्टान पर बनी सारी झोपड़ियां हजारों लालटेन की तरह जगमगाने लगती हैं। मारा के घर ठहरा हुआ डेविड अनजाने में आसमान की तरफ देखने लगता है। वह देखता है कि टूटा हुआ चांद अब भी आसमान में टंगा
हुआ था और तारों से भरे आसमान के बीच उसका यह बिखरा हुआ रूप भी किसी अजीब खूबसूरती से कम नहीं लग रहा था। यह नजारा देखकर डेविड धरती की खुद को फिर से संभाल लेने की अद्भुत ताकत पर हैरान रह जाता है। अगले दिन मारा डेविड को 8 लाख साल पुराने कुछ खंडहर दिखाने ले जाती है। वह बताती है कि उसने इंग्लिश अंदर रहने वाले वाइज वन से सीखी है, लेकिन उस इमारत को देखते ही डेविड उसे तुरंत पहचान लेता है। वह कोई और नहीं बल्कि साल 2030 वाला वही म्यूजियम था। इसके बाद मारा उसे कबीले के फार्म पर लेकर जाती है, जहां लोग हवा की ताकत का इस्तेमाल करके खेती और दूसरे काम करते थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ शांत और खुशहाल दिखाई देता था, लेकिन तभी पास ही किसी जंगली जानवर की दहाड़ जैसी एक अजीब आवाज गूंजने लगती है। डेविड तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक जंगल के अंदर से कुछ बेहद डरावने जीव बाहर निकल चुके होते हैं। उन्हें देखते ही गांव वाले डरकर भागने लगते हैं, क्योंकि धरती पर सिर्फ इंसान ही जिंदा नहीं बचे थे। 8 लाख सालों में एक और भयानक शिकारी प्रजाति भी किसी अजीब म्यूटेशन की वजह से विकसित हो चुकी थी। डेविड भी जल्दी से उठकर बाकी लोगों के साथ भागने लगता है, लेकिन तभी जमीन के नीचे से और भी कई मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं और उनका भागने का रास्ता पूरी तरह बंद कर देते हैं। अब लोगों के पास जंगल की तरफ वापस भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे हर किसी को पकड़ नहीं रहे थे। उनमें से कुछ खास मॉन्स्टर्स ब्लो डार्ट्स चलाकर लोगों को निशाना बना रहे थे। इन काले डार्ट्स में कोई जहर नहीं था, ये सिर्फ लोगों को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जिस इंसान को डार्ट लगता उसे ताकतवर वर्कर क्रीचर्स पकड़ लेते और घसीटते हुए क्विकसैंड की तरफ ले जाते। तभी अचानक एक हॉर्न बजता है और उसी के साथ ये डरावना शिकार का खेल भी खत्म हो जाता है। डेविड बेबस होकर सिर्फ देखता रह जाता है जब एक मॉन्स्टर मारा को घसीटते हुए क्विकसैंड के अंदर ले जाता है। इसके बाद डेविड गुस्से में गांव वालों से पूछता है कि आखिर कबीले के आदमी इन मॉन्स्टर से लड़ते क्यों नहीं है। लेकिन कबीले का युवा चीफ इन सब का इतना आदी हो चुका था कि अब उसे यही सब सामान्य लगने लगा था, क्योंकि ये लोग हर 7 दिन में अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स के लिए पाले जाने वाले पशुओं की तरह थे। उन्होंने बहुत पहले ही लड़ने की हिम्मत खो दी थी, लेकिन डेविड मारा को मरने के लिए छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए बार बार पूछने पर वह आदिवासी लड़का आखिरकार डेविड को एक पुराने खंडहर तक ले जाता है। वह साल 2030 की वही लाइब्रेरी थी। लड़का कहता है कि अंदर रहने वाला वाइज वन उसे पूरी सच्चाई बताएगा, लेकिन अंदर पहुंचकर डेविड हैरान रह जाता है, क्योंकि यह वाइज वन कोई और नहीं बल्कि 8 लाख साल पहले मिला उसका पुराना दोस्त था, वही लाइब्रेरी का एआई असिस्टेंट। हैरानी की बात यह थी कि यह एआई पूरे 8 लाख सालों तक जिंदा रहा था। इतने लंबे समय में उसके इमोशनल और कॉग्निटिव मॉड्यूल्स भी विकसित हो चुके थे। अब वह किसी साधारण एआई से कहीं ज्यादा बुद्धिमान बन चुका था। एआई डेविड को बताता है कि इंसानी सभ्यता अब 2 हिस्सों में बन चुकी है। एक हिस्सा धरती की सतह पर रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा जमीन के बहुत नीचे बसता है। एआई के बताए रास्ते पर चलते हुए डेविड जल्द ही अंडरग्राउंड दुनिया के एंट्रेंस तक पहुंच जाता है। वह उस आदिवासी लड़के को वापस भेज देता है ताकि वह कबीले के आदमियों को मदद के लिए बुला सके, जबकि डेविड अकेले ही सावधानी से अंडरग्राउंड दुनिया के अंदर उतर जाता है। लेकिन अंदर जो कुछ वह देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जो जीव ऊपर से जंगली और आदिम दिखाई देते थे, असल में वे पूरी तरह विकसित इंडस्ट्रियल सिस्टम चला रहे थे। जमीन के नीचे चारों तरफ लोहे की विशाल स्ट्रक्चर्स बनी हुई थी और हर क्रिएचर पूरी व्यवस्था के साथ अपना अपना काम कर रहा था। वे लगातार स्टील तैयार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में डेविड की नजर एक कोने में मारा के सामान पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखता है उसकी रूह कांप उठती है। चारों तरफ इंसानों के शरीर काटने वाले प्रोसेसिंग टूल्स लटक रहे थे। घबराहट में डेविड से गलती से एक स्विच दब जाता है। नीचे का नजारा देखकर डेविड दहशत में आ जाता है, क्योंकि वहां हर तरफ सिर्फ इंसानों की हड्डियां और उनके अवशेष पड़े हुए थे। घबराकर डेविड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वे क्रीचर्स उसे पकड़ लेते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वे उसे खाते नहीं हैं, बल्कि उसे एक बंद कमरे में कैद कर देते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए डेविड की नजर एक पिंजरे पर पड़ती है। उसके अंदर मारा कैद थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी मानो उसकी आत्मा ही खत्म हो चुकी हो। वह बिना कुछ बोले बस खाली निगाहों से सामने देखती रहती है। तभी एक आवाज आती है, थोड़ा और पास आओ, क्या मैं तुम्हें डराता हूँ। डेविड सामने देखता है, जहाँ एक सफेद चमड़ी वाला आदमी बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो वह काफी समय से डेविड का इंतजार कर रहा हो। बिना कोई समय गंवाए वह सीधे अपनी पहचान बताता है। वह अंडरग्राउंड दुनिया का लीडर था और फिर बिना पूछे ही वह डेविड को इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा छिपा हुआ सच बताना शुरू कर देता है। लीडर डेविड को बताता है कि चांद के टूटने के बाद बीते इन 8 लाख सालों में जमीन के नीचे रहने वाले लोग अंधेरे माहौल और लगातार होने वाले संघर्षों के बीच हजारों लाखों पीढ़ियों तक विकसित होते रहे और आखिरकार उनकी प्रजाति 3 अलग अलग वर्गों में बढ़ गई। सबसे ताकतवर जो धरती की सतह पर जाकर इंसानों का शिकार करते हैं उन्हें हंटर्स कहा जाता है। जो जमीन के नीचे रहकर पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम को चलाते हैं वे वर्कर्स हैं और मैं उन सबका ब्रेन हूं, यानी उनका लीडर। हर बार जब एक ब्रेन मरता है तो उसका सारा ज्ञान अगले ब्रेन को सौंप दिया जाता है। इसी तरह लाखों सालों तक जमा होता हुआ यह ज्ञान उसे इतना विकसित बना चुका था कि अब वह इंसानों के दिमाग को भी अपने काबू में कर सकता था। वह धरती पर रहने वाले आदिवासियों के दिमाग को इस तरह नियंत्रित करता था कि उनके मन में कभी विद्रोह करने का ख्याल तक नहीं आता। वे अपनी मर्जी से उनकी खाने की चीज बनकर जीते रहते थे। यह भयानक सच सुनकर डेविड की पूरी दुनिया हिल जाती है। वह गुस्से में कहता है, यह प्रकृति के हर नियम के खिलाफ है। फिर वह डेविड की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता अलेक्जेंडर? मैं तुम्हारी यादों के अंदर झांक सकता हूं। अगले ही पल लीडर अपनी मानसिक शक्ति से डेविड को उसकी पुरानी यादें दिखाने लगता है। डेविड अपनी 1895 वाली लैबोरेटरी को फिर से देखता है। वह टाइम मशीन के अधूरे ब्लूप्रिंट्स देखता है। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड एमा को जिंदा देखता है और उनके साथ खेलते हुए उनके प्यारे बच्चों को भी। डैडी डैडी उनकी आवाज सुनकर डेविड धीरे धीरे टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट्स नीचे रख देता है और उस खूबसूरत जिंदगी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लीडर कहता है, तुमने टाइम मशीन इसलिए बनाई थी क्योंकि एमा मर गई थी। अगर एमा कभी मरी ही नहीं होती तो तुम टाइम मशीन बनाते ही नहीं, और अगर मशीन बनी ही नहीं तो तुम अतीत में जाकर उसे बचाते कैसे? तुम खुद अपनी उस त्रासदी का नतीजा हो जिसे भागना चाहते हो। ठीक उसी तरह जैसे मैं भी एवोल्यूशन का एक अटल परिणाम हूं। लीडर की यह बातें सुनकर डेविड पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि यही असली टाइम पैराडॉक्स था। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसने जो कुछ भी किया वह शुरू से ही नामुमकिन था। इतने सालों तक वह सिर्फ खुद को झूठी उम्मीद देता रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लीडर वह टाइम मशीन वापस डेविड को लौटा देता है, क्योंकि उसके मुताबिक वह और डेविड दोनों एक जैसे थे। अगले ही पल वह अचानक लीडर को भी खींचकर मशीन के अंदर ले आता है, क्योंकि अब उसे एक नई बात समझ आ चुकी थी। अगर वह अतीत को नहीं बदल सकता तो वह इंसानों का भविष्य जरूर बदल सकता है। लेकिन ताकत के मामले में डेविड लीडर का मुकाबला नहीं कर सकता था। लीडर तुरंत उसका गला पकड़ लेता है और उसका सिर तेजी से घूम रहे गियर्स की तरफ धकेलने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड मशीन का प्रेशर गेज तोड़ देता है। अगले ही पल मशीन
मशीन के अंदर से भयंकर गर्मी का विस्फोट होता है। लीडर का शरीर लाइट फील्ड के बाहर हवा में अटक जाता है। मौका मिलते ही डेविड टाइम मशीन को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा देता है। अगले ही पल लाइट फील्ड के बाहर फंसा लीडर तेजी से बूढ़ा होने लगता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर धूल बनकर बिखर जाता है। इसके बाद डेविड तुरंत टाइम मशीन को वापस मोड़ता है और मारा को उसके पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर वह अपनी पॉकेट वॉच निकालता है, वही पॉकेट वॉच जो इतने सालों से उसके जुनून की निशानी बनी हुई थी। वह उसे उठाकर टाइम मशीन के गियर्स के बीच फंसा देता है। अगले ही पल टाइम मशीन तेज रोशनी के साथ फटने लगती है और डेविड मारा को लेकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर लीडर की मौत होते ही वहां पहुंच चुके आदिवासी लोग उसके माइंड कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। उनकी हिम्मत वापस लौट आती है। वे समय रहते डेविड और मारा को गुफा से बाहर निकाल लेते हैं। इसी बीच खराब हो चुकी टाइम मशीन आखिरकार अपनी सीमा पार कर देती है। अगले ही पल उसमें जमा हुई भयानक एनर्जी फट पड़ती है। उस विस्फोट में आसपास मौजूद सभी अंडरग्राउंड क्रिएचर्स पल भर में राख बन जाते हैं और पूरी अंडरग्राउंड दुनिया हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। आखिरकार धरती की सतह पर रहने वाले लोग सालों की गुलामी से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। डेविड फैसला करता है कि अब वह इसी दौर में रहेगा। लाइब्रेरी के एआई असिस्टेंट के साथ मिलकर वह आदिवासी लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देता है। उनकी मदद से इंसानी सभ्यता की नई शुरुआत होती है और एक बार फिर इस धरती पर सिविलाइजेशन की लौ जल उठती है। डेविड का यही जुनून था जिसने उसे अपने द्वार के हर महान साइंटिस्ट से आगे पहुंचा दिया। उसी जुनून ने उसे समय के नियमों को छूने की ताकत दी, लेकिन यही जुनून उसे समय की अनंत धारा में भटकती हुई एक अकेली आत्मा भी बना गया।